हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन उपापचय के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको नाइट्रोजन चक्र के बारे में बताया था। आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, तो आइए इसे ध्यान से समझा जाए। वायु में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी केवल कुछ ही जीव नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है प्रचुर मात्रा में है, 78% है नाइट्रोजन, लेकिन फिर भी जो है इस नाइट्रोजन का केवल कुछ ही जीव हैं जो नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, वायु में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी केवल कुछ ही जीव नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, केवल कुछ ही प्रोकैरियोटिक जातियां, केवल कुछ ही प्रोकैरियोटिक जातियां नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाती हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन को स्टोर करने का काम जो है केवल कुछ ही प्रोकैरियोटिक जातियों के द्वारा किया जा सकता है। जीवित प्राणियों के द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन, जीवित प्राणियों के द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? जीवित प्राणियों के द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जीवित प्राणियों के द्वारा अमोनिया का स्थिरीकरण जो है वह जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन अपचयन करने वाला नाइट्रोजिनेज एंजाइम मात्रा प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को अपचयन करने वाला जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, इसकी मात्रा जो है प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ये सूक्ष्म जीव N2-, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन अपचयन करने वाला नाइट्रोजिनेस एंजाइम की मात्रा प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ये सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो यह जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो है अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक सूक्ष्म जीव स्वतंत्र या सहजीवी जीवन यापन करने वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने वाले अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकारक जो सूक्ष्म जीव हैं वे स्वतंत्र भी हो सकते हैं या फिर सहजीवी जीवन यापन करने वाले हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक ऑक्सी सूक्ष्म जीव, ठीक है, जो स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक ऑक्सी सूक्ष्म जीव हैं वे होते हैं एजेटोबैक्टर, बिजरिनकिया, ठीक है, जबकि रोडोस्पाइरिलम ऑक्सी हैं, ठीक है, अनाक्सी हैं, और बैसिलस स्वतंत्र जीवी है। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकारक सूक्ष्म जीव जो है वह स्वतंत्र या सहजीवी जीवन यापन करने वाले हो सकते हैं। जैसे आपने स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक ऑक्सी सूक्ष्म जीव का उदाहरण है एजेटोबैक्टर और बिजरिनकिया, जबकि रोडोस्पाइरिलम जो है अनाक्सी है और बैसिलस जो है वह स्वतंत्र जीवी होता है। ठीक है, इसके साथ ही कई नीलहरित जीवाणु हैं। ठीक है, इसके साथ जो है कई नीलहरित जीवाणु आते हैं जैसे कि एनाबिना, नॉस्टोक भी स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक होते हैं। ठीक है, तो ये थे नाइट्रोजन स्थिरीकारक सूक्ष्म जीव के बारे में। अब आइए आगे देखते हैं सहजीवी जैविक नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के बारे में। ठीक है, सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है इसके बारे में अभी आपने स्वतंत्र रूप से देखा। आज सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कई प्रकार के संघ ज्ञात हैं। ठीक है, सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कई प्रकार के संघ जो है आज ज्ञात हैं। इन सब में
प्रमुख जो है वह लेग्यूम जीवाणु संबंध है। इन सभी में प्रमुख जो है वह कौन सा है? लेग्यूम जीवाणु संबंध है। ठीक है। राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम, अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, मीठा मटर, मसूर, उद्यान मटर, बकला एवं क्लोवर, सेम आदि की जड़ों में इस तरह का संबंध बनाते हैं। ठीक है। तो जो राइजोबियम जीवाणु है वह लेग्यूम की जड़ों में संबंध बनाता है, सहजीवी संबंध बनाता है। सबसे सामान्य सहजीवन जो है वह जड़ों की गांठों के रूप में होता है। सबसे सामान्य सहजीवन जड़ों की गांठों के रूप में होता है। ये ग्रंथियां, ठीक है, ये ग्रंथिकाएं जड़ों पर छोटे उभार के रूप में होती हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कई प्रकार के संघ ज्ञात हैं। इन सब में प्रमुख जो है वह लेग्यूम जीवाणु संबंध है। राइजोबियम जीवाणु जो है वह लेग्यूम जैसे कि अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, मीठा मटर, मसूर, उद्यान मटर, बाकला एवं क्लेवर, सेम आदि की जड़ों में इस तरह का संबंध बनाते हैं। सबसे सामान्य सहजीवन जड़ों की गांठों के रूप में है। ये ग्रंथिकाएं जड़ों पर छोटे उभार के रूप में होती हैं। ठीक है। और लेगुमिनोस पादप, ठीक है, जो लेगुमिनोस नहीं है, और लेगुमिनोस पादप जैसे कि एल्नस की जड़ों पर सूक्ष्म जीव फ्रैंकिया नाइट्रोजन स्थिरीकारक ग्रंथियां उत्पन्न करता है। ठीक है। तो जो लेग्यूम वाले पौधे हैं उसमें राइजोबियम जीवाणु जो है ग्रंथियां नोडुल्स बनाता है, उसमें रहता है, जबकि और लेगुमिनोस पादप है जैसे कि एल्नस की जड़ों में सूक्ष्म जीव फ्रैंकिया जो है नाइट्रोजन स्थिरीकारक ग्रंथियां उत्पन्न करता है। राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों ही मृदा में स्वतंत्र जीवी होते हैं। ठीक है। राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों ही मृदा में स्वतंत्र जीवी होते हैं, लेकिन सहजीवी के रूप में वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों सहजीवी के रूप में वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है। पुष्पन से पहले किसी सामान्य दाल के एक पौधे को जड़ से उखाड़ें। अगर आपको देखना है तो पुष्पन से पहले किसी सामान्य दाल के एक पौधे को जड़ से उखाड़ें। आप जड़ों पर लगभग गोलाकार अतिवृद्धियां देखेंगे। जड़ों पर गोलाकार अतिवृद्धियां आपको दिखाई देंगी। ये ग्रंथियां होती हैं। यदि आप इन्हें काटेंगे तो पाएंगे कि केंद्र भाग में ये लाल या गुलाबी रंग की होती हैं। ठीक है। तो यदि आप इन ग्रंथियों को काटेंगे तो पाएंगे कि केंद्र भाग में ये लाल या गुलाबी रंग की होती हैं। ग्रंथिकाओं को गुलाबी कौन बनाता है? यह रंग लेग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है। तो यह जो रंग आप देख रहे हैं यह किसके कारण होता है? लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। अब प्रश्न है ग्रंथिका का निर्माण कैसे होता है? ठीक है। ग्रंथिका का निर्माण कैसे होता है तो इसको ध्यान से समझा जाए। ठीक है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।